हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सशक्त डायरेक्शन 0 में। तो हम आपको बता रहे कि इसके पहले वाले वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में कुछ पढ़ा चुके हैं और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हम ये भी बता दें कि संख्या पद्धति के जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हम पढ़े थे संख्या, अंक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम उसके आगे आज पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक संख्या संख्याओं का ऐसा समूह जो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जाता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से एक बात ध्यान देंगे, संख्याओं का ऐसा समूह जो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी यानी इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, तो हम आपको बता दें कि इंफिनिटी का मतलब अनंत। क्या होता है? अनंत, यानी माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जो संख्याएं जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में लिख लें, जैसे में हमने क्या बताया कि माइनस इंफिनिटी तक कहां से आई है। तो ये बताइए कि सबसे छोटा तो पूर्णांक 0 होता है, सबसे छोटा पूर्णांक 0, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाएंगे? प्लस इंफिनिटी तक। ये प्लस में है। और हम 0 से जब छोटा होगा, मतलब 0 से भी छोटा क्या होता है हमारा? -1, -1 से भी छोटा -2, इससे भी छोटा -3, इससे भी छोटा -4 होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 0 से जो हमारे बाएं साइड रहेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा, 0 से जो जितना दूर रहेगा वो उतना ही छोटा होगा, वो उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। और हमारे राइट हैंड साइड में जो 0 से जितना ही दूर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ऐसे आपको दिख भी रहा है कि ये है हमारा राइट हैंड साइड, इधर RHS राइट हैंड साइड है, और यहां लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो बीच है, इस बीच में जो ये 0 है, इसको हम
इसको हम मूल बिंदु मानेंगे। जब हम 0 को मूल बिंदु मानेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जो 0 से यानी हमारे मूल बिंदु से जो जितना ही दूर रहेगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। और 0 से जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी बाएं साइड की तरफ जो जितना ही दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? ठीक है। अब बात होती है कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि पूर्णांक संख्या एक धनात्मक हो रही है, ये एक धनात्मक और ये एक ऋणात्मक हो रही है। और ये जो बीच वाला है 0 ये उदासीन पूर्णांक होता है। 0 को हम क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक। ठीक है, तो इधर हम लिख दे रहे हैं। इधर वाले को हम कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को कहते हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और इधर वाले को कहते हैं, ये राइट हैंड साइड वाले की तरफ को कहते हैं धन पूर्णांक। इसको धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। और इसका भी एक नाम लिख लीजिए, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या चीज? ऋणात्मक पूर्णांक। नीचे लिख दे रहे हैं पूर्णांक। और ये जो हमारा बीच में ये 0 है इसको हम कहते हैं उदासीन, यानी उदासीन पूर्णांक। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो एक धन पूर्णांक संख्या होती है और एक ऋण पूर्णांक संख्या होती है। और इसके अतिरिक्त एक उदासीन जो 0 होता है हमारा उदासीन पूर्णांक होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार बना करके 2-3 बातें लिख लेंगे कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 0 के जो जितना ही दाहिने बाएं साइड में 0 के जो जितना ही करीब होगा यानी पास में होगा वो उतना ही बड़ा कहलाएगा। तो 0 के समीप हमारा क्या था, इधर +1 +2 इस तरह से था और इधर -1 -2। तो देख रहे हैं 0 के जो जितना ही करीब रहेगा वो उतना ही बड़ा कहलाएगा। तो 0 के सबसे करीब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -1। तो यहां लिखेंगे कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होगा, -1। क्या लिखेंगे, -1। उसके बाद से सबसे छोटा धन पूर्णांक, सबसे छोटा धन पूर्णांक। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होगा, +1। पूर्णांक संख्या को ही संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखे होंगे कि आप इस तरह से रेखा बनी होती है, बीच में 0 होता है, उसके बाद से इधर +1 +2 +3 +4 ये अनंत तक जाएगा। फिर से इधर -1 -2 -3 इधर भी अनंत तक आएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हमने लिखा कि पूर्णांक संख्याओं को इस संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, सम संख्या।
इसको बोलते हैं इवन नंबर। ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसा समझा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि आप कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा हमेशा याद रहेगा। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः, ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे दो, चार, 6, 8, 10, 12, 14, डॉट कहां तक, ऐसे ही इंफिनिटी। एक हम इसका परिभाषा और बता दें कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो सभी संख्याएं क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। और जब ये सभी संख्याएं जब 2 से विभाजित हो जाएंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्या। क्या कहेंगे हम? सम संख्या। तो हमने क्या बताया कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक, फिर से लिख लेंगे, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, उसे सम संख्या कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे हम कि ये सम संख्या मतलब क्या हो रहा है। ये बता दिया गया कि 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक होता है, उसको हम कहते हैं सम संख्या। लेकिन क्या हम इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं? मान लीजिए ये 2 दिया है कि 2 से, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 व्यक्ति हैं। मान लीजिए कि ये 2 व्यक्ति हैं, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है। ये 2 व्यक्ति हैं और यहां पर 4 मान लेते हैं कि लड्डू रखा गया है।
ये 4 लड्डू हैं और इन दोनों में हमको बांटना है। किसमें? इन दोनों में इनको बांटना है। तो एक लड्डू इसको देंगे तो फिर एक लड्डू इसको देंगे, उसके बाद फिर से ये एक लड्डू इसको देंगे, फिर इसके बाद इसको दे देंगे। तो ये क्या हुआ? हिस्सा बराबर बराबर का लगा, लेकिन कैसा लगा हिस्सा? एकदम जैसा लड्डू था वैसा ही। जैसा लड्डू था का मतलब कि जैसे लड्डू गोल था तो गोल ही इनको एक एक लड्डू खाए मिल गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और लड्डू बढ़ा रहे हैं, यहां पर एक और लड्डू बढ़ा रहे हैं। अब ये बताइए कि ये लड्डू हम किसको दें? हमको दोनों को बराबर बराबर देना भी है, हमको दोनों को बराबर बराबर भी देना है, और ये लड्डू हम अकेले किसी एक को नहीं दे सकते। हमको इनको बराबर बराबर देने के लिए इस लड्डू को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, उसको फोड़ना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, जो भी करना है करना पड़ेगा। यानी कि तब जाकर के आधा लड्डू इसको मिलेगा और आधा लड्डू इसको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम समझ लिए अब लड्डू की संख्या कितनी हो गई? 5। इतनी थी पहले 4, ये हमारी संख्या थी कितनी? 4। अब इसको भी हम मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी? 5। अब हमको देखना है कि ये 4 इवन नंबर है या 5 इवन नंबर है, यानी 4 सम संख्या है या 5 सम संख्या है। तो समझेंगे कि यहां परिभाषा भी बताया गया है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 5 में भी हम भाग दे देंगे 2 से और 4 में भी 2 से भाग देंगे, देखेंगे कि कौन पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 4 में जब हम भाग देंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 2-2 लड्डू मिला था। सही बात है कि 2-2 इनको इसको मिला था और इसको मिला था, 2 लड्डू इसको और 2 लड्डू इसको मिला था। अब जब एक और लड्डू आ गया तो हमको क्या पता चला कि 2-2 लड्डू तो इनको दे दिए, लेकिन एक लड्डू एक्स्ट्रा बच गया। अब उसको हमको क्या करना पड़ा? तोड़कर बांटना पड़ा। बस यहीं से क्लियर हो गया। हम अब कहेंगे कि जिस चीज को, कोई भी चीज हो, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसको तोड़ना पड़े, काटना पड़े, फोड़ना पड़े, इस प्रकार से अगर हम 2 लोगों में बंटवारा करते हैं, इस प्रकार से हम अगर 2 लोगों में बंटवारा करते हैं तो जो वस्तु की संख्या रहेगी, वस्तु जितनी रहेगी वो सम संख्या में नहीं रहेगी। उस वस्तु की संख्या को सम नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है? हमने क्या बोला कि जिन वस्तुओं को तोड़कर, काटकर, फोड़कर हिस्सा लगाया जाता है, कितने लोगों में? मात्र 2 लोगों में, उसी को हम कहेंगे, उस वस्तु की संख्या को कहेंगे कि वो संख्या सम नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब इसी के बाद आता है हमारा विषम संख्या। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि जिन वस्तुओं को 2 लोगों में तोड़कर, फोड़कर या काटकर या किसी प्रकार से एक वस्तु को इधर उधर उसमें परिवर्तित करके बांटा जाए 2 लोगों में, तो जो वस्तु की संख्या होगी वो सम नहीं कहलाएगी। सम संख्या वो वस्तु नहीं रहेगी। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं विषम संख्या। ये संख्याएं यहीं तक नहीं रहेगी, इसमें हम ले सकते हैं
अब इसमें ये भी बता दिया गया है कि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 भी होता है। तो मान लीजिए कि 22 25 26 28 30 तो 0 आ गया ना। ये यूनिट प्लेस इकाई का अंक ये क्या है, इकाई है, ये दहाई का नंबर है। तो जो यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक है वो इसमें से है कि नहीं, ये 2 0 2 4 6 और 8 में से है कि नहीं है, तो अर्थात ये क्या होगा, सम संख्या होगा। अगर हम बात कर ले, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इससे हटा देते हैं। मान लीजिए कि 1 आ गया उसके यूनिट प्लेस पर, 3 आ गया, इनको छोड़कर 5 आ गया, 7 आ गया, तो क्या ये विभाजित हो रही है, ये सम संख्या है या नहीं। तो देखिए यहाँ 5 है, 5 यहाँ आया तो 5 है, तो 5 जब आया तो तोड़कर हमको बांटना पड़ा। तो हम कहे कि जिन वस्तुओं को तोड़ करके बांटना पड़े, फोड़कर बांटना पड़े, काट कर बांटना पड़े केवल और केवल 2 व्यक्तियों में, उसे हम सम संख्या नहीं कहेंगे, उसे हम सम संख्या नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो इसको हम तो फोड़ करके बांटे हैं, 5 लड्डू था तो फोड़ करके बांट दिए, इसलिए ये सम संख्या में नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। आगे चलिए, क्या हो गया, विषम संख्या। क्या चीज, विषम संख्या। इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ODD, ऑड नंबर। सेम जो सम संख्या के लिए था, सेम उसके विपरीत, डिक्टो उसके विपरीत हम जो इसमें काम कर देंगे वो हमारा हो जाएगा विषम संख्या के लिए। तो देखिए विषम संख्या के लिए क्या होगा, जैसे उसमें पहले लिखे थे, उसमें भी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से समझ लेंगे। तो वे सभी संख्याएं क्या है, जो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे हम विषम संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे कि क्या लिखा गया है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1 3 2 क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि 2 सम संख्या में चला गया। 2 कहां चला गया था, सम संख्या में। तो 1 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे ही कर देंगे
आगे भी संख्याएं बन सकती है, जैसे मान लीजिए 5 6 8 3 4 8 9 3 2 6 नहीं 6 नहीं होगा, यहाँ 4 कर देते हैं, 4 भी नहीं, यहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे अनंत तक बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, ETC इत्यादि। आज से उसी की तरफ फिर से इसको कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 1 3 5 7 और 9 होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। फिर वही सेंटेंस यहां मान लीजिए कि एक लड्डू है, एक ही मानिए इस बार, और ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, तो उसमें हमने कहा था दो लोग हैं और ये एक लड्डू है और इन दोनों में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? इसको फोड़ करके बांट देंगे, आधा इसको और आधा इसको। तो क्या हो गया, इसको फोड़ करके हमको बांटना पड़ा। मान लीजिए अगर हम 2 दे दिए, 2, तो क्या होगा, एक लड्डू इसको मिल जाएगा और एक लड्डू इसको मिल जाएगा। अब ये ना कहिएगा कि इसमें से आधा आधा दिए हैं तो फिर से इसको भी आधा फोड़ करके बांट, नहीं, आपको एक ही बार में अगर दे दिया गया तो फिर भी अगर फोड़ करके भी देते हैं तो हिस्सा कितने कितने का लग गया, आधा और आधा मिला करके एक हिस्सा हो गया और आधा और आधा मिला करके एक हिस्सा हो गया। लेकिन लड्डू उसको दोनों को लड्डू मिला कितना कितना, एक एक मिल गया, इसलिए, और लड्डुओं की संख्या कितनी होगी, 2, और इन व्यक्तियों की संख्या भी 2, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आधा इसमें से फोड़ कर दे दिया, आधा इसमें से और आधा इन दोनों लड्डुओं में से आधा आधा करके दे दें तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 लड्डू है और दोनों को आधा आधा तोड़ रहे हैं, दोनों को आधा आधा तोड़ रहे हैं। अभी यहाँ एक और व्यक्ति आ जाए तब कैसे बांटेंगे? लेकिन ये नहीं होता है, केवल 2 व्यक्ति में अगर हम बांटे किसी भी संख्या को यानी किसी भी वस्तु को, तो वो जब तोड़ करके बांटेंगे और फोड़ कर बांटेंगे या काट कर बांटेंगे तो वो क्या होगा, इवन नंबर नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर नहीं कहलाएगा, लेकिन ऑड नंबर कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। क्या होगा? ऑड नंबर कहलाएगा। तो ऑड नंबर के लिए कह देंगे कि जिन वस्तुओं को 2 व्यक्तियों में तोड़कर, फोड़कर या काट कर बांटा जाता है उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जिन वस्तुओं को 2 व्यक्तियों में तोड़कर, फोड़कर या काट कर बांटा जाता है उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। जैसे अगर यहाँ 3 लड्डू हो जाएगा तो अभी भी तोड़ करके एक लड्डू को तोड़ तोड़ करके देना पड़ेगा। अगर 5 हो जाएगा तभी भी देना पड़ेगा, 10 हो जाए तभी भी देना पड़ेगा। ठीक है। अगर 100 हो जाए तो क्या तोड़ कर देना पड़ेगा? नहीं, 100 हो जाएगा तो तोड़ करके नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 50 इसको दे देंगे और 50 इसको दे देंगे, 100 खत्म।
अगर 101 हो गया 101 तब तो तोड़ना पड़ेगा। 100 लड्डू को तो 50-50 करके दे देंगे, लेकिन एक लड्डू को तोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए जिन वस्तुओं को तोड़ करके बांटा जाता है दो व्यक्तियों में, उसे हम उस वस्तु की संख्या को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। वो संख्या किस में होती है? ऑड नंबर में होती है, यानी वो विषम संख्या होती है। समझ में आया? क्लियर है? और ये भी इसका सेंटेंस लिखवाएगा कि जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 1 3 5 7 9 होता है, वो संख्या क्या होती है? विषम होती है। तो देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या है? 1, तो इसको तोड़कर बांटना पड़ा। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए भाज्य संख्या। क्या चीज? भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है? या अलग भी एक चीज कह सकते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके अपवर्तक दो से अधिक हो, यानी अपवर्तकों की करते हैं, अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, प्राकृतिक अधिक हो, भाज्य संख्या का भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे ये एक चीज इसमें है कि अपवर्तक का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या किस संख्या से कट रही है। जैसे मान लीजिए कि ये 12 है, तो 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 1 से 12 में भाग देंगे तो क्या होगा? 1 कट गया 2, 1 2
2। ठीक है, ये हो गया, यानी 1 से तो कट गया। अब आगे देखते हैं किससे कटता है, तो 12 भागे 2, 2 से कटाएंगे 6 भागे 12, कट गया। 3 से देखते हैं तो ये 2 आ गया, 3 चौका 12, कट गया, तो 3 भी आ गया। 4 से चेक करते हैं, 4 3 तो 4 भी आ गया। 5 से भी चेक कर लेते हैं, 5 दूनी का 10, 2 बच गया, यानी इसमें शेष बच गया। देखिए सभी में कट गया है, इसमें शेष बच गया, इसका मतलब कि ये 5 नहीं होगा। आगे 5 के बाद आगे 6 से चेक करते हैं, 6 दूनी का 12, इससे भी कट गया, 6 दूनी का 12, सॉरी यहां पर 6। उसके बाद इसके बाद 7 से देखेंगे, 7 से कटेगा 12, 7 दूनी का 14, 7 एकम में 7, 5 बच जाएगा। 8 से 8 एकम में 8, 4 बच जाएगा शेष। 9 से भी 3 शेष बच जाएगा। 10 से उससे भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। अब 12 से कटेगा, किससे कटेगा, 12 से। देख लीजिए 12 में जब 12 का भाग देंगे तो कितना 1 बच जाएगा, कट गया। देखिए जिसमें कट गया है वही होगा, देख रहे हैं कौन कौन कटा है, 12 से कट गया है, फिर से 6 से कट गया है, 4 से कट गया है, 1 से कट गया है, 3 से कट गया है, 2 से कट गया है। यही हमारा होता है अपवर्तक, यानी कि ये संख्या किस किस संख्या से कट रही है, किस किस संख्या से विभाजित हो रही है, इसी को कहते हैं हम अपवर्तक। क्या कहते हैं, अपवर्तक। तो इसमें लिखा गया है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, क्योंकि कोई भी संख्या हो चाहे कितना हो बड़ी हो, वो एक से और स्वयं अपने आप से विभाजित जरूर होती है। क्योंकि 12 जो है एक से विभाजित हुआ है और फिर स्वयं अपने आप से भी विभाजित हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक, देखिए कितने अपवर्तक, 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक। कितने अपवर्तक हैं, 6 अपवर्तक हैं। इसीलिए कहा गया है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आ गया। आगे चले, जैसे में इसका लिख लेते हैं, हम कोई भी संख्या लिख लेंगे। स्टार्ट ये कहां से होती है, भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है। तो अगर हम 1 लें तो 1 का कितना अपवर्तक होगा, केवल 1, ये नहीं होगा। 2, तो 2 का अपवर्तक कितना, 1 से कटेगा फिर 2 से कटेगा, इसका भी केवल 2 है, लेकिन हमको कितना चाहिए, 2 से अधिक। अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक चाहिए, तो ये 2 है, ये भी नहीं होगा। 3 चेक करते हैं, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसका भी अपवर्तक 2 ही मिला, ये भी नहीं होगा। 4 को चेक करते हैं, क्या करते हैं, 4, तो 4 का अपवर्तक क्या होगा, 1 2, यानी ये 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और फिर स्वयं 4 से भी कटेगा। यानी अपवर्तक इसके क्या हो गए, 1 2 2 से अधिक, यानी ये तीसरा अपवर्तक होता है। तो जब अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो जाएगी उन संख्याओं को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। बात समझ में आ गई है। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहां टॉपिक में लिख लेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, इधर नीचे मिटा दें, तो चलिए यहां साइड में लिख देते हैं। यहां लिख लेंगे कि सबसे छोटी भाज्य
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? कहां से स्टार्ट हुई? सबसे पहले एक को भी चेक किए तो नहीं हुई, दो को भी चेक किए नहीं हुई, तीन को भी चेक किए नहीं हुई, चार को चेक किए तो मिल गया। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट हुई। अब 4 से आगे बढ़ते जाएंगे। 5 होगा नहीं, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे ETC इत्यादि और भी आगे आगे। क्लियर है? आगे चले। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सिंपल सा डिक्टो उसी के विपरीत। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक केवल और केवल 2 हों, वे सभी संख्याएं जिनके अपवर्तक केवल और केवल कितने हो? अभाज्य संख्या कहते हैं। या वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे। क्या हो? एक और स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे या जैसे चेक कर लेते हैं हम। एक को भाग देते हैं 1 से, कितना आएगा इसका? 1। यानी 1 का जो अपवर्तक मिला कितना हुआ? 1। अब इसके बाद और कुछ मिलेगा इसका? नहीं। 2 से भाग देते हैं तो 2 में जब 1 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का यानी ये जो 2 है 1 से भी कट रहा है। 2 से चेक करते हैं, 2 से भी कट गया। 3 से चेक करेंगे तो छोटा हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी अपवर्तकों की संख्या इसकी 2 की अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई? केवल और केवल 2। केवल और केवल कितनी हुई? 2। तो यहां से हो जाएगा 1 हमको मिल गया 2। अब इसके बाद 3 को चेक करते हैं। 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो 3 के लिए एक अपवर्तक मिल गया। 2 से कटाएंगे? नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे? कट जाएगा। हो गया। तो देखिए 1 भी है, यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटे। यानी 1 से कटा है और स्वयं 3 से कटा है, उसके अतिरिक्त किसी से कटा है? नहीं कटा है। वैसे ही संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये 3 भी मिल गया। 3 4 तो नहीं आएगा क्योंकि वो भाज्य संख्या हो गया है। 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि वो भाज्य संख्या हो गया। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही 2 3 5 7 9 लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। इसीलिए 9 नहीं होगा। 10 नहीं, 11 यस, 12 नहीं होगा, 13 होगा। इसी तरह से ETC इत्यादि और भी बहुत सारे होंगे। उसके बाद तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां एक बात आप लोग ऐड कर लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हुई थी? 2 से। ठीक है, तो ये 2 और बड़ा का तो पता नहीं, बड़ा अनंत होता है। बड़ा पता नहीं।
क्योंकि हम किसको मानेंगे, जहां तक हमको पता रहेगा वहां तक तो मान लेंगे कि ये बड़ा है, लेकिन उसके बाद नहीं पता चलेगा, इसलिए बड़ा का पता नहीं। लेकिन हाँ, जब हमको डाटा दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या बताइए, तो उसमें हम जो बड़ा रहेगा उसको हम बता सकते हैं। लेकिन जब ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो उसमें हम कहेंगे कि पता नहीं। ठीक है, हमको पता नहीं है, ज्ञात नहीं, क्योंकि वो इंफिनिटी तक जाता है। संख्या कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक, इसलिए पता नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। जुड़वा अभाज्य, क्या चीज चलेंगे? जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसका होता है कि देखिए इसमें अभाज्य आया है। क्या आया है? अभाज्य। इसका मतलब इसका भी इसमें काम लगेगा, इस अभाज्य संख्या का भी काम लगेगा। और जुड़वा मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या, यानी कि इसी से, इस हेडिंग से ही पता चल रही है कि जुड़वा अभाज्य का मतलब क्या होगा। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका मौसम, क्या चीज, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसम क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। लिखेंगे कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका मौसम यानी महत्तम समापवर्तक केवल और केवल एक हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब चल निकालते हैं कि कैसा होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। तो अभी हमने अभाज्य संख्या क्या क्या निकाला था? दो, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो होता है। उसके बाद से 3 था, फिर 5 था, 7 था, 9 नहीं था, 11 था, 13 था, इस प्रकार से था। तो देखिए दो अभाज्य संख्याओं को एक साथ लेना है। कितने को? दो को। उठाइए, 2 और 3 का लसा निकालिए, मौसम। 2 और 3 का जब हम मौसम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 1 × 2 और ये 3 का हो जाएगा 1 × 3। इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 1, यानी मौसम बराबर हो जाएगा कितना? 1। तो ये दोनों संख्याएं कैसी कहलाएंगी? ये दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। बात समझ में आया? फिर से इन दोनों को उठाकर देखिए, 3 और 5 को। तो 3 1 से और स्वयं 3 से, फिर से 5 1 से और स्वयं 5 से। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी कॉमन क्या मिल गया? 1, तो इसका भी मौसम 1 होगा। तो ये तो साफ साफ बात पता है हमको कि वे संख्या होती है अभाज्य संख्याएं, उन्हें कहते हैं जिनका अपवर्तक केवल 1 हो और स्वयं हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। तो हम किसी भी दो अभाज्य संख्या को लेंगे तो या तो उसमें एक शामिल तो रहेगा ही रहेगा दोनों संख्याओं में, और वे दोनों संख्याएं शामिल हैं। तो उन दोनों में
जो एक शामिल है वही तो कहलाता है मौसम। जो दोनों में एक कॉमन होगा वही मौसम होगा। तो यही सीधा सीधी बात है कि जुड़वा अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्या अभाज्य संख्याएं जिनका मौसम केवल और केवल एक हो उसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं, क्या चीज? वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग, क्या बोल रहे हैं? अपवर्तकों का योग संख्या मान के दो गुना, संख्या मान के कितना हो? दो गुना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। बात समझ में आई? देखिए कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम ले लिए 12 और इसका अपवर्तक निकालते हैं। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 कितना होगा? 1 और 2 3 हो जाएगा और 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा? 14 और 4 12 और 12 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। इसको जब जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा। क्या मिलेगा? 28। ये संख्या मान के दोगुना है। ये संख्या जो 12 हमारी थी तो इसका दोगुना तो होता है हमारा 24, लेकिन ये कितना है? 28। ये नहीं होगा क्योंकि हम लिखे हैं वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उस संख्या के दो गुना होता है। उस संख्या का क्या होता है? दो गुना, लेकिन ये दो गुना से 4 अधिक है, इसलिए ये नहीं होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं 3 का। 1 और 3, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। संख्या मान के दो गुना है? नहीं। 5 का देख लेते हैं, 1 और 5, ये 6 हो गया, दो गुना है? नहीं। 6 को देखते हैं, 1 2 3 और किससे करता है? 6। तो 1 + 2 + 3 + 6 जोड़ देंगे तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 6 12। देखिए इसके दो गुना है कि नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 6। तो इसका लिख लेंगे जैसे जैसे में यहां हम लिख लेंगे जैसे 6 और 28। ध्यान रखना है ये बात, 28 भी होता है। 1 से लेकर, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए यहां कि 1 से 100 तक के बीच केवल दो संपूर्ण संख्या है। संख्याएं हैं, ठीक है? कितनी संख्याएं हैं? 2, केवल और केवल 6 और 28। 28 का देखिए, 28 किससे कटता है? इससे पहले आपका काम है कि आप चेक कीजिएगा 1 से लेकर के और 100 तक आप चेक कीजिएगा। अगर मिल जाए कोई संख्या तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कि वो कौन सी संख्या है जिसका अपवर्तक का योग करने पर उस संख्या के दो गुना हो जा रहा है। अगर वैसा कोई संख्या मिल जाए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? देखिए 28 का हम निकाल लेते हैं। 1 2 से कटेगा, फिर 3 से कटता है, 4 से कटता है, 4 7 28, 4 से 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 8 से नहीं, 9 10 11
12 13 14 से कटेगा, 14 के बाद 28। देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, इसको जब जोड़ेंगे तो 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56, 56 आ गया कि नहीं। और 28 का 2 गुना कितना होता है, 28 का 2 गुना 56। बात समझ में आ गया, क्लियर है? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो आज भर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।